हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने से पहले हमने बजर गुणन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि 3.5 में हमें बजर गुणन विधि का उपयोग करके ही सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बजर गुणन विधि होती क्या है ये बता देता हूँ। तो देखिए, बजर गुणन विधि होती क्या है। बजर गुणन विधि को इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें दो समीकरण दी हुई होंगी, जैसे 2x प्लस y इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 4 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 आप कुछ भी ले लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 ले ली मैंने। अब बजर गुणन विधि होती क्या है। पहले हम विलोपन विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, अब बजर गुणन विधि, और ये इस चैप्टर की लास्ट मेथड है भाई ये। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें से पहले हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 को निकालना होता है, जैसे हम पहले सीख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा A1 इक्वल टू क्या है, 2 है। B1 इक्वल टू क्या है, 1 है। आपको पता है ये कैसे निकालते हैं हम, समीकरण 1 में से A1, B1, C1 निकालते हैं हम। C1 यहाँ पर हमारा 5 है। A2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। B2 हमारे पास क्या है, 2 है। और C2 हमारे पास क्या है, 3 है। अब इनका प्रयोग करके कैसे बजर गुणन विधि का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, हमने क्या करना होता है कि x बटे में इक्वल टू y बटे इक्वल टू 1, ये होती है भाई बजर गुणन विधि। इसके नीचे हमने क्या करना होता है, इसके नीचे हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किस किस का, यहाँ पर हम B1 B2 लिख लेंगे, यहाँ पर हम C1 C2 लिख लेंगे, और इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर देखिए, B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2, A1, यहाँ पर फिर क्या आएगा, C1 C2, A1 A2 बटे A1 A2 B1 B2। देखिए, ये यहाँ पर होगा क्रॉस, यहाँ पर भी होगा भाई। देखिए, अब आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको बड़ी आसानी से करवाऊंगा मैं। x y B1 B2 C1 C2। देखिए, B1 से शुरू होगा, B C, फिर क्या आएगा A, फिर B। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर हमने जो इसका एंडिंग पॉइंट वो लिखना है। देखिए, यहाँ पर C1 C2 है, तो C1 C2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई है A1 A2 के। फिर A1 A2 यहाँ पर लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई है B1 B2 के। या आप इसको और भी अच्छी तरह से बताऊं तो मैं आपको, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x y 1, ये लिख लिया। अब क्या करना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और फिर B1 B2। देखिए, B से शुरू हुआ, B से आगे क्या आता, हमारा C आता है। C से आगे हम फिर अपना सर्कल पूरा करेंगे तो A के बाद B, याद नहीं करना। अब इनकी आपको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो बहुत आसान हो गया आपका मेथड, इससे भी आसान तरीके से बता दिया। अब अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा x बाई, जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी वो x के बाई में, जो इनकी आएगी वो y के बाई में, और जो इनकी आएगी वो 1 के बटे में लिखना आपको। देखिए, अब इसकी गुणा क्या आएगी, देखिए B1 की हम C2 के साथ करेंगे तो B1 C2 माइनस, क्योंकि क्रॉस में माइनस का निशान होता है बीच में। यहाँ पर हमारे पास B2 C1 आएगा। अब देखिए, इक्वल टू y बटे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो यहाँ से हमारे पास पहले इनकी करेंगे C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू, अब 1 के बटे में क्या आएगा, पहले इनकी क्रॉस A1 B2 माइनस B2 B1 A2 B1, तो A2 B1। ये है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर ही हमारी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसने कहा है कि इन समीकरणों में से आपको बताना है कि किसका एक हल है, मतलब अद्वितीय हल है, किसका अनेक हल है, यानी इन्फिनिटी, उसका कोई अंत ही नहीं है, किस तरह से हल कर लो, या किसका एक भी हल नहीं है। वो आपको कैसे पता करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमें समीकरण पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। समीकरण 1 हमारे पास। समीकरण 2 हमारे पास 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रफ कार्य करके दिखा देता हूँ। जिसके कोई भी हल नहीं है वो क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, यानी वो क्या होगा, समांतर होगा। मैंने आपको ये पहले भी करवाया था। अगर आपको ये फिर से आपको एक बारी दोहराना है, या आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर देखें। ये क्या है, समांतर है। देखिए ये रेखाएं ऐसे समांतर जा रही हैं, कहीं पर टच नहीं कर रही है आपस में, तो इसका कोई हल नहीं है। हल किसका होगा, जो किसी पॉइंट पर टच करती हैं एक दूसरे को, इसका कोई हल नहीं है। यानी अगर ये स्थिति आ जाए तो इसका कोई हल नहीं है। मैं आपको बड़ा बेसिक से करवा रहा हूँ, बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ। अब देखिए अगली स्थिति हमारे पास क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारे पास क्या प्रतिच्छेद करती है, यानी हम ग्राफ पर बनाए तो ये दो रेखा किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इसका एक हल है, अद्वितीय हल है इसके। और एक होती है हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी तीनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक रेखा ये होगी, दूसरी रेखा भी इसके पॉइंटों पर ही जाती है, बिल्कुल इसके ऊपर से जाती है। हमको पता ही नहीं चलता कि अलग अलग रेखाएं, ये बिल्कुल एक रूप धारण कर लेती है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इसके अनेक हल हैं। देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर करती हुई रेखाएं, और ये संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। प्रतिच्छेद का एक हल होता है और समांतर का कोई हल नहीं होता है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें a1 क्या दिया हुआ है, a1 है हमारे पास 1, समीकरण 1 से लेंगे। b1 है हमारे पास -3 और c1 है हमारे पास -3, c1 भी हमारे पास -3 है। a2 है हमारे पास 3, b2 है हमारे पास -9 और c2 है हमारे पास -2। तो अब देखिए हम करते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू -3/9 -9 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 1/3 आ गया। अब c1 बाई c2 इक्वल टू -3/-2, यानी ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास क्या स्थिति देखिए, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, यानी ये समांतर और समांतर का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल होगा तो हम उसका क्या करेंगे, बज्र गुणन विधि से हल करेंगे, उसके जीरोज निकालेंगे, अन्यथा हम उसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का, नेक्स्ट पार्ट है। देखिए 2x + y = 5, 3x
प्लस 2y इक्वल टू 8। हमें दो समीकरण दी हुई हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का 5 है, अगर हम इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 लिख सकते हैं इसको, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास समीकरण 1 ये है हमारे पास और समीकरण 2 ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, पहले हमें पता करना है कि इसके एक हल है या अनेक हल हैं या इसका कोई भी हल नहीं है। तो चलिए हम पता लगाते पहले। वो कैसे पता लगाना है हमें, a1 इक्वल, पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को छाट लेंगे। तो a1 यहाँ से हमारे पास क्या है 2 है, b1 हमारे पास क्या है यहाँ से 1 है और c1 हमारे पास क्या -5 है। इसी प्रकार a2 हमारे पास क्या है 3 है, b2 हमारे पास क्या है 2 है और c2 हमारे पास -8 है। अब देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू 2/3, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2, क्योंकि a1 बाई a2 यानी 2/3, b1 बाई b2 यानी 1/2 और c1 बाई c2 इक्वल टू -5 बाई -8, -5 बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के, क्योंकि a1 बाई a2 यानी 2/3 नॉट इक्वल है 1/2 के। तो अगर ये नॉट इक्वल है तो हमारे पास ये समीकरण कैसी रेखाएं बनाती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाती है। और प्रतिच्छेदित रेखाएं के कितने हल होते हैं, एक हल होता है। तो वो एक हल अब हमने बज्र गुणन विधि से करना है। तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं। अगर आपके पास संपाती रेखाएं दी हुई हैं तो भी आपको ऐसे ही हल करना है, और अगर प्रतिच्छेदित दी हुई तो भी ऐसे ही हल करना है। समांतर दी हुई तो उसका कोई हल नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास बज्र गुणन विधि पहले हम लिख लेते हैं x बाय यहाँ पर b1 b2 और c1 c2 y, यहाँ पर क्या लिखना हमने, वेरी गुड, a1 बाय a1 a2 और 1 यहाँ पर हमने क्या लिखना है b1 b2। इस प्रकार होती है हमारी बज्र गुणन विधि। अब देखिए x हम इसके इनके स्थान पर इनके जो मान है वो लिख लेंगे। a1 हमारे पास क्या है 2 है, नहीं a1 हमारे पास 1 है तो 1, b1 हमारे पास 1 है और b2 हमारे पास 2 है तो b2 2, c1 हमारे पास क्या है -5 तो -5 और c2 हमारे पास क्या -8 तो -8। अब y यहाँ पर हमने क्या लिखना है a1 a2, a1 हमारे पास क्या है 2 है और a2 हमारे पास 3 है तो 2 3 1, यहाँ पर फिर b1 b2 तो यानी 1 और 2 लिख लिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x बटे में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x के बटे में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y के बटे में और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के बटे में। तो देखिए अगर हम 1 की -8 के साथ करते हैं तो क्या आता है हमारे पास -8 आता है, और यहाँ पर माइनस का निशान होगा हमारे पास, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा होती है। तो -5 दूनी 10, ये पहले ही माइनस है तो माइनस का 10 आया हमारे पास, इक्वल टू y बटे इसकी और इसकी गुणा करेंगे 5 की और 3 की तो 5 थी 15, लेकिन माइनस का 15 है क्योंकि माइनस का 5 था। माइनस का निशान साइन माइनस का आएगा यहाँ पर हमारे पास है, और -8 की गुणा करेंगे 2 के साथ तो माइनस क्या आएगा हमारे पास 16 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 2 की 2 के साथ करेंगे तो 4 और 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है x बटे -8 और ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा हमारे पास, y बटे -15 है, ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 का 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए x बटे में अगर 10 प्लस का हो और 8 माइनस का तो हमारे पास क्या है 2 आ गया, इक्वल टू y बटे में 15 हमारे पास माइनस का और 16 प्लस का तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, इक्वल टू 1/1। अब इसको सोल्व कैसे करना है हमें, x और y का जो मान है वो कैसे निकालना है, तो चलिए करते हैं। x बटे
2y/1 इक्वल टू 1/1। यह है हमारे पास। x का मान निकालने के लिए मैं x वाली जो टर्म है उसको इक्वल रखना कांस्टेंट टर्म की, y का मान निकालने के लिए y वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के, यानी दोनों को एक एक बारी कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखना है। तो देखिए x/2 इक्वल टू 1/1, अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि x की एक के साथ x और 2 की एक के साथ तो 2, तो यहाँ से हमारे पास x का मान 2 आता है। अब अगर इसकी y/1 की करे गुणा इसके साथ तो क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का मान 1 आता है और x का मान 2 आता है और y का मान हमारे पास 1 आता है। इस मेथड से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और पहले क्वेश्चन के आपको मैंने 2 पार्ट करवा दिए, 2 पार्ट आपको करने हैं। और अगर आपको ये पार्ट आते हैं तो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला पार्ट करने वाले हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट करते हैं हम, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। ये हमें 2 समीकरण दी हुई और कहा गया है कि इनके अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, तो हमें b और a का मान ज्ञात करना है। तो अनेकल होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चलिए हम इसको करते हैं। ये समीकरण हमें दी हुई हैं और कहा गया है कि इनके अनेकल हैं। अनेकल हैं तो पहले हम समीकरण 1 हमारे पास ये और समीकरण 2 हमारे पास ये है। अब देखिए समीकरण 1 से a1 हमारे पास क्या है, 2 है, b1 हमारे पास क्या है, 3 है और c1 हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है। और अब a2 हमारे पास क्या है, a-b, ये है हमारे पास। b2 हमारे पास क्या है, a+b। देखिए a1 यानी x का गुणांक हमारे पास क्या है, ये है। b1 यानी y का गुणांक हमारे पास ये है। और a2 b2 c2 हमारे पास क्या है, c2 हमारे पास ये है, इक्वल टू 3a+b-2। अब देखिए हमने क्या करना है, ये हमें क्या कहा गया कि अनेकल है। अनेकल है यानी ये संपाती है, यानी a1/a2 इक्वल हमारे पास 2 में a2 हमारे पास क्या है, a-b, b1/b2 इक्वल टू यानी 3 में a+b, c1/c2 इक्वल है हमारे पास 7 में 3a+b-2, ये है। अब हमने क्या करना है, इनके अनेकल हैं तो हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। जब ये तीनों इक्वल है तभी तो इनके अनेकल हैं। तीनों को इक्वल टेक लेंगे हम, 2/a-b इक्वल टू 3/a+b इक्वल टू 7/3a+b-2। अब क्या करना है, हम इनमें से किसी भी टर्म को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि तीनों टर्म इक्वल हैं। तो पहले हम इनको लिख लेंगे। देखिए 2 में a-b इक्वल टू 3 में a+b। एंड अब हम इनको लिख लेंगे, या इनको भी लिख सकते हैं आप किन्हीं भी 2 टर्म को इक्वल लिख सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3a+b इक्वल है 3a+b-2। अब क्या करना है हमने, पहले मैंने इनको इक्वल लिख लिया, फिर मैंने इनको इक्वल लिख लिया, क्योंकि तीनों इक्वल आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इनकी क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके साथ करूँगा तो 2 × a+b इक्वल टू 3 × a-b, 3 किसके साथ कर दी, एंड अब इसके साथ करूँगा तो 3 × 3a+b-2 और 7 की इक्वल टू 7 की इसके साथ करूँगा तो a+b, ये हमें मिलता है। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है,
तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, यहाँ से हमें ये मिलता है। एंड इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9a प्लस 3b माइनस 6, 3 के साथ अगर इसकी गुणा करेंगे तो हमें यह मिलेगा इक्वल टू 7a प्लस 7b, इसके साथ करेंगे 7 के साथ तो ये मिलेगा हमें। अब देखिए a वाली टर्म को हम एक तरफ रख लेंगे और b वाली टर्म को हम एक तरफ रख लेंगे। देखिए ये अगर हम इसको -3 को अगर हम इधर ले आए तो +3 हो जाएगा, और +2 को हम इधर ले आए तो -2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2a। एंड यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, 9a और ये 7a को हम इधर ले आएंगे तो -7a हो जाएगा, और ये 3b यहाँ प्लस का तो अगर इधर ले आएंगे तो क्या होएगा, इक्वल टू 3a, ये माइनस का हो जाएगा 7b माइनस 3b, ये 3b क्या होगा, माइनस का होगा, और ये माइनस का 6 है, अगर इधर ले आए तो +6। आपको बिल्कुल भी इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ से हमें 2b और 3b हमारे पास क्या था, 5b इक्वल टू 3a में से 2a गया तो एक a बचा। अब a इज इक्वल टू है 5b, a इज इक्वल टू क्या हमारा 5b है, यानी जहाँ पर a की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5b कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि a के इक्वल हमने दिखा दिया है। एंड यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, अगर 9a में से 7a गया तो 2a इक्वल टू 7b है, और इसमें से मैंने घटाना है 3b को, तो हमारे पास 4b बचा प्लस का 6। अब यहाँ पर हम a की जगह क्या रखेंगे, 5b, क्योंकि a इक्वल टू 5b है। देखिए a इक्वल टू हमारे पास 5b। एंड नेक्स्ट दूसरी समीकरण हमारे पास क्या मिलती है हमें, दूसरी समीकरण है 2a इक्वल टू 4b प्लस 6। तो लिख लेता हूं मैं, 2a इक्वल टू 4b प्लस 6। अब a की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 5b को, तो देखिए इसमें 2 में रख लेते हैं हम, 2 इंटू 5a इक्वल टू 4b, 5b रखना है यहाँ पर हमने प्लस 6, क्योंकि ये a इक्वल टू 5b है तो यहाँ पर b रखना है भाई। अब इसकी अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10b इक्वल टू 4b प्लस 6। ये 4b यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। अगर 10b में से 4b गया तो हमारे पास क्या है, 6b इक्वल टू 6, और यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू 6/6 यानी 1, क्योंकि यहाँ गुणा का था तो इधर आकर भाग का, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई। अब b की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, यानी इस कॉलम में रख लेते हैं जो a इक्वल टू 5b है। तो देखिए अगर हम b की वैल्यू यहाँ पर रख ले तो a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5 इंटू 1, b की जगह 1 रख लिया, इसका मतलब a इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। हमने a और b की वैल्यू ही यहाँ से निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार होगा। ये क्वेश्चन से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इसको करके देखेंगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ी आराम से कीजिए आप। और अगर ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, आसान लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको निकाल करके भेजने हैं हमारे पास। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास है। पार्ट 2 में मैं कहा गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, यानी हमें के का मान निकालना है यहाँ से, जिसके लिए इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। यानी अगर कोई हल नहीं है तो ये जो है इनसे क्या रेखाएं बनती है, इससे समांतर रेखाएं बनती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हमें दिया गया है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ से हमें ये समीकरण दी हुई है, 3x प्लस y इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x
प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। ये समीकरण 2 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पहले तो हम लिख लेंगे a1 क्या है हमारे पास, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। तो देखिए a1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 है, b1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है और c1 हमारे पास क्या है, c1 भी हमारे पास 1 है। a2 हमारे पास क्या है, a2 है हमारे पास x का गुणांक यानी 2k माइनस 1। b2 हमारे पास क्या है, b2 है हमारे पास k माइनस 1 और c2 है हमारे पास 2k प्लस 1। अब इसने क्या कहा है कि ये रेखाएं समांतर है यानी इनका कोई हल नहीं है, तो समांतर यानी a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के। तो बस हमने इतना ही लिखना है, a1 बाय a1 बाय a2 इक्वल टू कितना है, a1 बाय a2 3, a1 3 है, b1 हमारे पास क्या है 2k माइनस 1, b1 बाय b2 इक्वल हमारे पास कितना 1 बटे k माइनस 1। ये समांतर है तो a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, यानी a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, यानी 3 बटे 2k माइनस 1 इक्वल है 1 बाय k माइनस 1 के। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 1 के साथ अगर इसकी गुणा करेंगे तो 2k माइनस 1 एज इट इज। अब देखिए अगर 3 के साथ इसकी गुणा करेंगे तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब देखिए k वाली टर्म को हम एक तरफ लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ लिख लेंगे। अगर 2k को हम लेफ्ट हैंड साइड को ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2k, और अगर 3 को हम माइनस 3 को हम इधर ले आए तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से 3k में से 2k हमारे पास गया, अगर 3k में से हम 2k को घटा दे तो हमारे पास क्या आएगा k इक्वल टू, और 3 प्लस का है 1 माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है 2, तो k का हमारे पास क्या मान आएगा 2 होएगा। ये हमारा आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 3 हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरण को, जो ये रैखिक समीकरण हमें दी गई है इसको प्रतिस्थापन एवं बज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि जो हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने वो विधि नहीं आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले आप प्रतिस्थापन विधि को सीख लीजिए। बज्र गुणन विधि अब हमने की है से हल कीजिए, और आपको कौन सी विधि उपयुक्त मानते हैं। इन्होंने कहा कि ये 2 समीकरण दिए हुए, इनको प्रतिस्थापन विधि और बज्र गुणन विधि से हल कीजिए और आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि को लिख दीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आपको निकाल करके कमेंट में जरूर बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।